ठीक है। तो अभी देखो, ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, ये तीनों रजिस्टर्स किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं? बी और सी के बीच में। राइट। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का सर्किट बनाऊं कि मान लो यहां पे मैं ए लिखा, राइट, यहां पे मैंने सी पॉइंट बना दिया और यहां पे मैंने बी पॉइंट बनाया, तो देखो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है। राइट। तो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा दो, ये वाला रजिस्टर, काम हो गया इसका आर। फिर सी और बी के बीच में तीन रजिस्टर है, तो सी और बी के बीच में तीन रजिस्टर लगा दो ऐसे, है ना। ये आर और ये आर, है ना। सो हो गया हमारा सर्किट सॉल्व। इतना सा ये सर्किट है, ये घुमा फिरा के देते हैं बुक में, तो कुछ बच्चों को लगता है कि भाई ये कैसे होगा, है ना। हर्ष कहाँ जा रहे हो यार? नहीं मत जाओ, तुसी ना जाओ। कहाँ जा रहे हो यार हर्ष, नेक्स्ट क्लास में आओगे? अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। कल की क्लास में हमने देखा था अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। राइट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको समझने के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि सर्किट को आप सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए है किरचॉफ्स लॉ। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि किरचॉफ्स लॉ जब किरचॉफ ने बनाया तो वो उस समय खुद एक स्टूडेंट थे, राइट। तो देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ मुश्किल नहीं है, लेकिन देखेंगे अच्छे से एंड कैसे उसको अप्लाई करना है वो समझने की हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में, राइट। सो कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे मुझे जल्दी से बताएं। कल वाले बच्चे नहीं दिख रहे मुझे जिन्होंने बोला था सर मैं तो आऊंगा क्लास में, मैं तो आऊंगा क्लास में। चलिए खैर, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में जब भी हो, राइट। एंड जो भी ना समझ आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड जिन्होंने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। क्यों इतनी देर कर रहे हो? ठीक है। चलिए, सो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास दो रजिस्टर है बस। ठीक है। ही कैन ऑब्टेन रेजिस्टेंसेज ऑफ 3, 4, 12 एंड 16 यूजिंग देम सेपरेटली और टुगेदर, है ना। या तो वो उनको सेपरेटली यूज करे या उनको अलग अलग भी यूज करे, साथ में यूज करे, कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाए और वो उससे ये सारी वैल्यूज निकाल सकता है। 3, 4, 12 और 16 ओम के रजिस्टर्स वो बना सकता है। तो आपको बताना है कि वो कौन से रजिस्टर्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या है। तो देखो कैसे सोचेंगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक फंडा होना चाहिए कि देखो, जब भी आप दो रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो, है ना, तो दो रजिस्टर्स कनेक्ट करने पे अगर आप चाहते हो कि आपका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, राइट, तो आप उन्हें सीरीज में कनेक्ट करोगे। क्योंकि देखो हमने कल देखा था कि जब भी हम दो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते थे, जैसे कि R1 है, ये R2 है, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाता था R1 प्लस R2, है ना। एंड अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपके ओरिजिनल दोनों रेजिस्टेंस थे उनसे कम मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ये एक रजिस्टर R1 लगाया और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया R2, है ना। अब जो आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर मिलेगा उसकी वैल्यू आप निकालेंगे ऐसे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो चाहे R1 और R2 की कोई भी वैल्यू हो, आप वैल्यूज पुट करके देखना, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ना, वो R1 से भी छोटी होगी और R2 से भी छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R1 एंड इट विल बी लेस देन R2 ऑल्सो। अगर आप पैरेलल में कंबाइन कर रहे हो, इन दोनों को पैरेलल में इन दोनों को लगा रहे हो और सीरीज में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, राइट। तो अभी आप देखो इस लड़के के पास क्या सीन चल रहा है। इसके पास कोई दो रजिस्टर है, अगर वो उन्हें अकेला अकेला लगाएगा तो भी कुछ रजिस्टर्स की वैल्यू आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, और कुछ कॉम्बिनेशन लगाएगा तो भी उसकी कुछ वैल्यू आएगी। हमें बताना है कि उसके पास कौन कौन से रजिस्टर्स थे अगर वो 3, 4, 12 और 16 ओम कंबाइन करके ला सकता था। ठीक है। तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 16 ओम की, है ना। तो देखो 16 जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो कब आ सकती है? वो तभी आएगी ना मैक्सिमम वैल्यू जब हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, है कि नहीं। इसका मतलब दो ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका सम आ रहा है 16। मतलब R1 प्लस R2 कितना है यहाँ पे? 16। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक 4 ओम का रजिस्टर हो मेरे पास और दूसरा अगर मेरे पास 12 ओम का रजिस्टर हो, तो इन दोनों को अगर मैं सीरीज में कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 16 ओम, राइट। और अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करूं तो क्या आएगा? देखो, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करूं तो मेरे पास 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/12 विच इज इक्वल टू 12, 3 प्लस 1 4/12। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3,
है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, ये जो 3 ओम की वैल्यू आई है वो 4 से भी कम है और वो 12 से भी कम है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। राइट, तो ये बात आप याद कर लीजिए, पहली बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमें क्या पता लगता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास दो रजिस्टर हो, एक 4 ओम का हो और एक 12 ओम का हो, तो हम उससे 4 ओम भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ अकेला अगर 4 को यूज करें। राइट, हम 12 ओम को भी यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ हम 12 को यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना? और अगर हम इन दोनों को सीरीज में ऐड करें तो मेरा क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड करने पे मुझे मिलेगा 16 एंड पैरेलल में ऐड करने पे मुझे मिलेगा 3 ओम। इसका मतलब हमारे रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? हमारे रजिस्टर्स हैं, उस बच्चे के पास जो रजिस्टर्स हैं वो है 4 एंड 12 ओम के रजिस्टर, है ना? ये है R1 एंड R2 की वैल्यू। राइट, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ आया होगा। एम आई स्टिल लाइव? हेलो हेलो, देख रहा हूँ ना मैं आप लोगों को? चलिए, तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स मुझसे पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी रजिस्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं और आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उस कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस की, तो आप क्या करेंगे, उन्हें सीरीज में ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप सबको पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, जितने भी आपके पास रजिस्टर्स हैं। क्लियर है कि नहीं है आपको ये वाली चीज? कमेंट करके मुझे यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। राइट, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि एक 5 ओम रजिस्टर है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम, है ना? तो ये देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि एक 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज 5 ओम रजिस्टर। इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम इन पैरेलल। मतलब एक 6 ओम अगर मैंने ऐसे लगाया यहाँ पे, दूसरा 6 ओम ऐसे लगाया, तो ऐसे टोटल मेरे कितने हैं, n रजिस्टर्स हैं मेरे 6 ओम के, है ना? ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये इस तरीके का सर्किट है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 7 ओम। इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 7 ओम है। हमें बताना है n की वैल्यू कितनी है। राइट, मतलब अगर ये पॉइंट मैं a बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं b बोल दूं, तो इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b इज 7। मतलब इन सब की जगह मैं एक 7 ओम लगा सकता हूं। तो देखो क्या है, यहाँ पे इस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है जो कि है 7। ठीक है, अभी देखो, अगर हमने 6 ओम के n रजिस्टर्स लगाए हैं, तो उस 6 ओम के सारे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? हमें बताना है कि ये 6 के जो n रजिस्टर्स यहाँ पे जोड़े गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कितने हैं, 6 के कितने रजिस्टर हैं यहाँ पे, हमें ये बताना। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखो, 6 के अगर हम, या कोई भी R रजिस्टर है मान लो, और अगर हम दो R रजिस्टर को पैरेलल में लगा रहे हैं, जैसे ये R है, ये R है, हमने इन दोनों को अगर पैरेलल में कंबाइन किया, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? देखो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये 2/R, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। मतलब अगर हम दो R वैल्यू के रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट क्या आता है, R/2। यहाँ पे अगर मैं एक और लगा दूं रजिस्टर R, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी R/3। अगर मैं n रजिस्टर्स लगाऊं R के, तो मेरा इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/n। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर आपने जैसे R ओम के रजिस्टर n लगा दिए, n पैरेलल में लगा दिए, तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/n। जैसे दो का आपको समझ आया, R/2। यहाँ पे अगर मैं एक और लगा देता, एक और R, तो यहाँ पे क्या होता, 1/R एक और ऐड हो जाता। राइट, और ये आपका आता 3/R इधर, और R इक्विवेलेंट हो जाता आपका R/3। तो इसी तरीके से अगर आपने n रजिस्टर्स लगाए हो पैरेलल में, तो आपका क्या हो जाएगा, R/n। ये क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, हमने 6 ओम के n रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/n। ये क्लियर है या नहीं है? ये हो जाएगा ना 6/n। इन सभी रजिस्टर्स जो आपके पास n रजिस्टर्स हैं, इन सब का इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा 6/n? हाँ या ना बोलो जल्दी से, है ना? अब ये 6/n किसके साथ सीरीज में है, इस 5 के साथ सीरीज में है। राइट, तो इन दोनों का तो सम हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 6/n, ये आपका आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए से लेके बी तक का। और ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है 7। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 5 प्लस 6/n इज इक्वल टू 7। यहां से हम लिख सकते हैं 6/n इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2, और वी कैन राइट n इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3। मतलब 6 के 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। राइट, सो देखो यहाँ पे एक बार आप एक डायग्राम में अलग से भी बना के दिखा देता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, राइट, और 6 के 3 रजिस्टर हमारे इस तरीके से
लगे हुए हैं, है ना। तो देखो 6 के 3 लगेंगे, तो यहाँ पे इन तीनों का आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 ओम तो है ही, तो 5 प्लस 2 ओम हो जाएगा आपका 7 ओम। यही क्वेश्चन में गिवन था, राइट, और हमें यही निकालना था कि कितने 6 ओम के रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को बहुत ही बेसिक से कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो वो कंफ्यूजन दूर करना है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैं आपको अपनी क्लास में करवाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल मस्त क्यूब वाले भी करवा लेंगे यहाँ पे। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं पहली बार में, फिर जब वो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो वो इसको सही करते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ पे कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ये 10 5 और ये वाला 10 ये इस तरीके से लगाया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और आपको एक और बात ध्यान ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे बोला जाए ना कि किसी दो पार्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस केस में आपको ये अज्यूम कर लेना है कि वो बैटरी जो सर्किट लगाने वाला है, सर्किट में जो बैटरी लगने वाली है, वो ए और बी के बीच में ही लगने वाली है, राइट। ये इस तरीके का कुछ है, 20 वोल्ट की बैटरी मान लो यहाँ पे लगाई है। अगर आपको सर्किट सही से समझ नहीं आता है, उस केस में आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। सो फिलहाल ये आप डायग्राम ना भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। जल्दी से कौन आंसर देगा। अभी बच्चों को क्या लगता है ना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर देते हैं, सर ये तो सीरीज में है, 10 + 10 + 5 ये 25 हो गया। बताओ किस किस को लग रहा है कि इसका आंसर 25 में है। पहले तो ये बताओ कि ये सीरीज में है क्या, हाँ या ना बोलो यहाँ पे कि आर दे इन सीरीज। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि कोई भी रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है या किसी में नहीं है, तो आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सीरीज में है कि नहीं, है ना। एंड किसी भी सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपके सामने जो सर्किट गिवन होगा, आप क्या करेंगे उसमें, आप सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी दो रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं। आपकी नजर सबसे पहले जानी चाहिए सीरीज रजिस्टर्स पे, क्योंकि हम उन्हें सिंपली एड अप कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, ठीक है। सो मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला 10 ओम रजिस्टर और ये वाला 5 ओम रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं है। लेट्स से आपको कंफ्यूजन है, राइट। तो आप ये कंफ्यूजन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज का फंडा क्या होता है कि जो करंट 10 ओम से जाए वही करंट 5 ओम से जाना चाहिए, यही है ना फंडा। तो देखो मान लेते हैं, अज्यूम कर लो कि 10 ओम से लेट से आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो आई करंट अगर 10 ओम से जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस जंक्शन पे आएगा। जंक्शन में आगे डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, जहां पे भी 3 या 3 से ज्यादा वायर्स या मैं बोलूं रजिस्टर्स मिलते हैं, है ना, या कंडक्टर्स मिलते हैं, वो पॉइंट कहलाता है जंक्शन। क्लियर। सो देखो यहाँ पे आई करंट आया, अब यहाँ पे आई करंट आके करंट के पास तो दो रास्ते हैं, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है। अरिजीत ने आंसर दिया है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो अरिजीत, आपने सही बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अरिजीत, बताएंगे आप मुझे, अरिजीत गोस्वामी। यहाँ पे व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो क्या ये 10 और 5 सीरीज में है। देखो यहाँ पे अगर 10 से कोई आई करंट जा रहा है, वो यहाँ पे आके अलग अलग जगह डिवाइड हो सकता है ना। यहाँ पे मान लो आई वन चले जाएगा, यहाँ पे आई टू चले जाएगा, तो हम ये श्योरली तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सेम करंट 10 और 5 से जा रहा है, करंट डिफरेंट होगा, राइट। तो इसीलिए ये दोनों सीरीज में तो नहीं है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को या नहीं हुआ, हाँ या ना बोलो जल्दी से। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, जब भी आपको कोई सर्किट मिले, आप सोचेंगे कि कोई सीरीज रेजिस्टर है कि नहीं, आपकी आंखें वही ढूंढेगी, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो अब दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, आप पॉइंट्स को नेम करेंगे। जो भी आपको जो अननेम्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे देखो इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, ये जो भी पॉइंट्स है जिनके नाम नहीं गिवन है, आप करेंगे नेमिंग ऑफ पॉइंट्स। उससे पहले जरा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर ये VA है, ये VB है, और ये रेजिस्टेंस R है, मान लेते हैं VA इज ग्रेटर देन VB, तो करंट जाएगा कुछ इस तरीके से, और ओम्स लॉ लगाते हैं तो ये होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, यही होता है, राइट। अब मान लो ये रेजिस्टेंस जीरो है, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये पूरा जीरो, इसका मतलब VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर आपके पास कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ये आपको समझ आया। अगर ये समझ आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको इस कॉन्सेप्ट से हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये जो ए से स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी मेरा ए होगा, इसका भी पोटेंशियल अगर वीए है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वीए होगा। सिमिलरली ये भी मेरा पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा। क्यों? क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है। सिमिलरली ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा और ये पॉइंट भी बी होगा। यस, नमस्ते गौरव, वेलकम टू माय क्लास। ये क्लियर हुआ? अब आप देखना शुरू करो कि ये जो 10 ओम रजिस्टर है ये किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, बताना जरा। ये 10 ओम रजिस्टर किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? एंड पॉइंट्स क्या है इसके, देखो, ए और बी, है कि नहीं? सिमिलरली ये जो 5 ओम का रजिस्टर है ये किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी। और ये लास्ट वाला 10 ओम ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये सारे रजिस्टर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सभी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों पैरेलल में है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, एज दीज थ्री आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी सो दे आर इन पैरेलल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से मुझे। अगर क्लियर हुआ तो जल्दी से मुझे बताओ कि भाई सर समझ आ गया हमें, तो फिर मैं आपको आगे जल्दी से बताऊं। तो इस सर्किट को आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरीके का सर्किट दिया गया था। एक्चुअल में सर्किट सिंपली ऐसा है, एक 10 ओम इधर है, एक 5 ओम इधर है और तीसरा 10 ओम जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ये तीनों पैरेलल में है। गौरव पूछ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ कौन सी बुक में है? अभी किरचॉफ्स लॉ मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, तो आप तो खैर वीडियो से समझ आए, राइट। एंड किरचॉफ्स लॉ आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा एक्चुअली। आई गेस एचसी वर्मा में भी है, डीसी पांडे में भी है, जिसको मैं काफी बच्चों को बोलता है, हर बुक में मिलेगा आपको, हर 12th की बुक में मिलेगा, 10th की बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको 12th की बुक में मिलेगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और हम काफी अच्छे से उसको यूज करेंगे। तो ये आपको समझ आया कि नहीं आया? तो अब आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। जिसको समझ आया जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ, मुझे समझ आ गया सर। तो ये 1 + 2 + 1 आया, ये हो गया 3 4 4/10 is 1/r equivalent, so r equivalent is 10/4 which is 5/2 और 2.5 ओम। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 2.5 ओम। समझ आया या नहीं आया? कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, समझ आया क्या? कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। काफी इजी है, हाँ बिल्कुल इजी है, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। अर्जित, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, वो सिंपली इन्हें सीरीज में मान के 25। जैसे एक और कर बताता हूँ क्वेश्चन जिसमें बच्चे गलती करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे देखो, इसमें तो नहीं, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो। ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, इसका आंसर जल्दी से बताना मुझे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे सही करते हैं, ठीक है। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? आई एक्सपेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू, लेकिन गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए ही मैं बैठा हूं यहाँ पे। जल्दी से बताओ, ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ओरली जल्दी से बता दो मुझे। आपके ऑप्शंस दे दूं मैं? ऑप्शंस यहाँ पे मैं देता हूँ 5, ऑप्शन बी मैं देता हूँ इधर 3, ऑप्शन सी देता हूँ मैं 4। 3 ऑप्शंस काफी हैं आपके लिए, है ना। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए जरा कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ अब इस क्वेश्चन में। इसके बाद मैं थोड़ा किरचॉफ्स लॉ पे बात करता हूँ, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना तो खैर बहुत जरूरी है, एंड वो हम करेंगे अच्छे से, है ना। किरचॉफ्स लॉ आज का टॉपिक था, तो थोड़ा किरचॉफ्स लॉ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हर्ष ने अब हाथ खड़ा किया है भाई, किस बात के लिए? अच्छा, बहुत पहले मैंने बोला था, इसका आंसर तो बता दो मुझे, क्या है इसका आंसर? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? किस किसने बोला 5? कोई बताएगा क्या आंसर? क्या बोर कर रहे हो यार आप लोग? चलिए, थोड़ा और वेट करते हैं आप लोगों का। क्या आंसर है इसका? नोटबुक लेके बैठा करो, देखो मेरी क्लास में जब भी आप आए, फिजिक्स मैथ्स या ये सारी चीजों में तो आंसर, यस, हर्ष ने आंसर दिया है बी। ओके, वेरी गुड हर्ष, विच इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, ठीक है। बी आंसर जो 3 ओम है वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो इसमें ऐड कर लेते हैं, वो बता देते हैं 5,
है ना? सही आंसर दिया आपने हर्ष। देखो यहाँ पे ये 2 और ये वाला 2 ये तो पैरेलल में है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 1, राइट? 1 ओम, 3 ओम। वेरी गुड अरिजीत, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और यहाँ पे ये जो 2 ओम है ये बेचारा शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? मान लो ये पॉइंट सी है तो ये वाला पॉइंट भी सी हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये भी सी है, ये भी सी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रजिस्टर से कोई भी करंट पास ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर ये वीसी है तो ये भी वीसी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। दैट मींस ऑल द करंट विल गो लाइक दिस। इससे इसको हटा दो आप, इसका कोई काम नहीं है। सो सिंपली ये वाला 1 और ये वाला 2 सीरीज में हो जाएंगे एंड आपका इक्विवेलेंट आएगा 3 ओम। करेक्ट, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो अभी आप एक बात बताओ, मैं किरचॉफ्स लॉ कराऊं आज या मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊं आपको, जैसे ये है, जैसे ये है। जल्दी से बताओ, किरचॉफ्स लॉ करें या न्यूमेरिकल्स करें? ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, जरा आंसर बताना है अर्पित इसका। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सारे रेजिस्टेंस आर हैं और आपको बताना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले, सबसे पहले हम देखते हैं, चलो जल्दी से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि कोई रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन तो दिख नहीं रहा है। किसी को दिख रहा है क्या कोई रजिस्टर सीरीज में? नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी कोई करंट जाएगा वो हर जगह जाके डिवाइड हो जा रहा है, तो सीरीज में तो नहीं है। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं? दूसरा काम हमारा रहता है नेमिंग ऑफ पॉइंट्स, है ना? तो देखो ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी मेरा बी होगा, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया था। ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा, राइट? एंड इस बीच वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, ठीक है? तो अभी देखो ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, ये तीनों रजिस्टर्स किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं? बी और सी के बीच में, राइट? तो अगर मैं कुछ इस तरीके का सर्किट बनाऊं कि मान लो यहाँ पे मैं ए लिखा, राइट? यहाँ पे मैंने सी पॉइंट बना दिया और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट बनाया, तो देखो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, राइट? तो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा दो, ये वाला रजिस्टर, काम हो गया इसका आर। फिर सी और बी के बीच में 3 रजिस्टर है, तो सी और बी के बीच में 3 रजिस्टर लगा दो ऐसे, है ना? ये आर और ये आर, है ना? सो हो गया हमारा सर्किट सॉल्व। हर्ष कहाँ जा रहे हो यार? नहीं मत जाओ, तुसी ना जाओ। कहाँ जा रहे हो यार हर्ष? नेक्स्ट क्लास में आओगे? किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में? तो देखो ये आर 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 ये तो हो गए आपके पैरेलल में, तो इसका तो आर बाई थ्री हो जाएगा एंड दैट आर बाई थ्री विल बी इन पैरेलल, विल बी इन सीरीज विद आर। सो आपका सर्किट हो गया आर पैरेलल विथ आर बाई थ्री। सो आप 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर बाई थ्री, जो कि हो जाएगा 3 बाई आर, है ना? सो ये आपका हो जाएगा 4 बाई आर एंड आर इक्विवेलेंट विल बी आर बाई 4। ठीक है हर्ष बाय, अगर आप चले गए तो। अरिजीत क्लियर है ये? अभी गया है लगता है हर्ष। अरिजीत इज इट क्लियर? वॉज दिस क्लियर? सो आई होप इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं ही आई होगी, ये तो समझ आ ही रहा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट? लेकिन ये करवाने जरूरी होते हैं, देखो। हाँ बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये जल्दी से कर लेते हैं, है ना? जब पिछला वाला कर लिया तो ये वाला भी जल्दी से कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस कुछ बुक्स में रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं बेसिक से करवाऊं और बिल्कुल अच्छे लेवल तक ले जाऊं, है ना? तो एक एक चीज पढ़ाएंगे अरिजीत, आप टेंशन ना लें, आप मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखें, आगे भी फॉलो करें, तो सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? थेवेनिन एंड सुपरपोजिशन भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले सीरीज में हमें कोई नहीं दिख रहा है, दूसरा काम क्या करेंगे हम? नेमिंग ऑफ पॉइंट्स करेंगे। तो सारे को नाम दे दो, ये बी है, कोई रजिस्टर नहीं है चारों तरफ सर्कुलर वायर में, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया, राइट? तो ये देखो ये सारे रजिस्टर जो है मेरे, वो सभी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, राइट? इसका मतलब ये सारे पैरेलल है ना? तो आप इसको रीड्रॉ अगर करना चाहें तो आप सिंपली इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट ए बनाओ, एक पॉइंट बी बनाओ और 4 रजिस्टर लगा दो पैरेलल में, बस इतना सा ये सर्किट है। ये घुमा फिरा के देते हैं बुक में, तो कुछ बच्चों को लगता है कि भाई ये कैसे होगा, है ना? तो ये सिंपली इसका आर, यस विभू आप थोड़ा लेट हो गए यार, विभू एंड मयूरी लेट क्यों आए भाई? गुड आफ्टरनून। सो ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सिंपली मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आर बाई 4, है ना? आप करेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर विच विल बी 4 बाई आर एंड देन इसका रेसिप्रोकल आर बाई 4, ठीक है? समझ आया? क्लियर है? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। एक ये क्वेश्चन और देखिए, है ना? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है, ये जो आपको ब्लू कलर की वायर दिख रही है ना, वही एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है, इसलिए यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 18 ओम का रेजिस्टेंस है। उसको एक सर्कल में इस तरीके से घुमा दिया गया है, राइट? बोला गया है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है?
ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आपका सर्किट बन रहा है, मतलब आप बैटरी कहाँ लगाने वाले हो? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच में, इसका मतलब बैटरी यहाँ लगने वाली है, ए और बी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, ये तो ऐसा सिस्टम हो गया ना कि अगर इस वाले वायर, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, अगर इस पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 है और ये बड़े वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 है, तो ये R1 और R2 पैरेलल में है कि नहीं, ये बताओ पहले। ये समझ आया कि नहीं आया? R1 किन दो पॉइंट्स के बीच में है? ए और बी। और ये R2 के भी एंड पॉइंट्स क्या है? ए और बी। अरिजीत ने इसी का आंसर दिया है क्या, 3 ओम? इसका आंसर तो देखिए मुझे पता नहीं, जल्दी से वेरीफाई करेंगे कि इसका आंसर 3 ओम है या नहीं अरिजीत। ठीक है, चलो तो वेरीफाई करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस था 18। ठीक, तो पहले निकालते हैं ये R1 कितना है। तो देखो 360 डिग्रीज अगर हम पूरा घूमे, तो मेरा जो वायर था उसका रेजिस्टेंस था 18 ओम। तो 60 डिग्री वाला जो पोर्शन है मेरा R1, उसका कितना होगा? तो 18 बाई 360 इंटू 60, है ना? 1 डिग्री का हो गया 18 बाई 360, तो 60 डिग्री का हो गया ये। तो ये हो गया आपका 6 6 36, 6 3 18, है ना? तो 3 ओम तो हो गया भैया आपका R1। R1 की वैल्यू हो गई 3 ओम। एंड R2 कितना बचा फिर? 18 माइनस 3, 15। भाई सही है कि नहीं है, बताओ ये पहले मुझे। 360 डिग्रीज का टोटल रेजिस्टेंस था 18 ओम। यार 3 ओम आंसर तो नहीं आएगा अर्जित। तो 360 डिग्रीज जो पूरा आप घूमोगे पूरे वायर का रेजिस्टेंस था 18। ठीक है, 1 डिग्री का कितना होगा? 18 बाई 360। तो 60 डिग्रीज का जो पोर्शन है, जो R1 है, उसका अब कितना हो जाएगा? 18 बाई 360 इंटू 60। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया मेरा, ये मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है? सही तो लिखा है 3 ओम। तो अगर R1 3 ओम है, तो R2 मेरा आ जाएगा 15 ओम। अब R1 और R2 पैरेलल में है, तो अब आप जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे ना, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 15, है ना? 3 5 से 15, 5 1 5 प्लस 1 6 बाई 15। सो R इक्विवेलेंट इज कमिंग टू बी 15 बाई 6। इसको 3 से कट कर लेता हूं, तो ये 2.5 ओम आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा है। जैसे ये एक सर्क्यूट है, राइट? ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एंड कुछ बैटरीज लगी हुई हैं यहाँ पे V1 V2 V3, राइट? तो देखो बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें डायरेक्टली नहीं दिखते, लेकिन सॉल्व तो आपको फिर भी करना है, राइट? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा देखो, कुछ वैल्यूज दे दी जाए एंड आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, राइट? तो कैसे निकालेंगे? तो तब आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ लगाने से पहले तो आपको दो टर्म समझने की जरूरत है, एक जंक्शन और दूसरा लूप। तो एक एक करके पहले तो आप इन दो पॉइंट्स की डेफिनेशन देख लो कि जंक्शन क्या होता है और लूप क्या होता है, राइट? सो देखो जंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, राइट? सो किसी भी पॉइंट पे जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मिल रहे हो, वो पॉइंट कहलाता है जंक्शन, राइट? जैसे ये पॉइंट देखो, ये वाला जिसको मैंने नाम दिया है ए, यहाँ पे देखो ये एक वायर, ये दूसरी वायर, ये तीसरी वायर, ये एक जंक्शन हो गया, राइट? यहाँ पे भी ये वाला जंक्शन है, ये बी भी जंक्शन है, लेकिन सी इज नॉट अ जंक्शन। यहाँ पे बस दो कंडक्टर्स मिल रहे हैं। क्लियर? सो जंक्शन क्या है? पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स मिले, राइट? पॉइंट वेयर 3 or more कंडक्टर्स मीट। ठीक है भाई? हाँ, केवीएल एंड केसीएल यही दोनों होता है। एंड लूप क्या है? कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, है ना? जैसे यहाँ पे ये वाला जो क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, जैसे यहां से स्टार्ट करो इस तरीके से आप जाओगे, तो ये एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, ये हो गया लूप 1, राइट? ये हो गया आपका लूप 2, और एक पूरा ये वाला जो है ये हो गया लूप 3। यहाँ पे 3 लूप यहाँ पे बन सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज अ लूप? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ। मैं कमेंट देख ही नहीं रहा हूं। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड अ लूप। आज मैं आपको रूल्स बता देता हूं। किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल की, जिसको हम केसीएल भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, राइट? केसीएल भी इसको बोला जाता है। तो देखो ये क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई जंक्शन है, मैंने ये जंक्शन बना दिया, 3 4 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2, इधर से करंट बाहर निकल रहा है I3, इधर भी बाहर निकल रहा है I4, और इधर भी अंदर की तरफ जा रहा है I5। ये आपका जंक्शन है J, राइट? तो देखो दिस इज जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर। जैसे जब मैंने आपको करंट भी समझाया था नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर से, तब भी मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया,
राइट। तो ऐसा सपोज करो कि ये सारा जो है ना, ये जितनी भी वायर्स दिख रही हैं वो सब पानी कैरी कर रही है, उन सब में ये पानी की पाइप्स हैं। राइट। अब देखो अगर I1 और I2 और I5 इन तीनों जगह से पानी जा रहा है और I3 और I4 से पानी बाहर निकल रहा है इन दोनों पाइप से, तो भाई जितना पानी अंदर जा रहा है जंक्शन में उतना निकलना भी तो पड़ेगा। मैं बीच में जमा होने की जगह है क्या जंक्शन पे? जंक्शन पे तो कुछ भी नहीं है। राइट। तो इसका मतलब, और ऐसे भी चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर निकलना चाहिए, जस्ट लाइक वाटर। जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर भी निकलना पड़ेगा। राइट। तो वही यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ यू आर टेकिंग इनवर्ट करंट एज पॉजिटिव, मतलब जो करंट जंक्शन में आ रहा है अगर आप उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, और जो करंट जंक्शन से जा रहा है अगर आप उसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तब मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, या सम ऑफ ऑल द करंट्स, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 ये 0 हो जाएगा अगर अगर आप इनवर्ट करंट को क्या ले रहे हो? पॉजिटिव, और आउटवर्ड करंट को ले रहे हो नेगेटिव। राइट। नहीं तो आप सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल इनवर्ट करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट। ये ज्यादा इजी रहेगा आपको अप्लाई करना। टोटल इनवर्ट आई इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड आई, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो अंदर की तरफ करंट कितना आ रहा है? I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I5 जा रहा है। तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I5, ये किसके इक्वल हो जाएगा? I3 प्लस I4 के, क्योंकि आउट गोइंग करंट तो बस I3 और I4 ही है। क्लियर है ना? तो इतना सा है बस, ये जंक्शन रूल तो इतना सा है। अब इसमें क्या है, आप एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपको बच्चों वाला क्वेश्चन देता हूँ। राइट। वो बच्चों वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे। ऋतिक पूछ रहे हैं कि मैं कब कब लाइव आता हूँ। देखिए आपको उस ये जानने के लिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राइट। सो जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं कब कब लाइव आता हूँ, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, इधर भी आ रहा है 10 एम्पियर का, और इधर से बाहर जा रहा है 2 एम्पियर का। सपोज करते हैं आपसे पूछा जाए कि इस फोर्थ वायर में कितना करंट है, और हो सकता है आपको डायरेक्शन भी गलत दी जाए। राइट। जैसे हो सकता है यहाँ पे डायरेक्शन दे दी जाए ऐसे, और पूछा जाए कि आई की वैल्यू कितनी है। ठीक है। या हो सकता है आपने डायरेक्शन गलत ले लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो आंसर किस तरीके से आएगा, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। आपने क्या किया, लेट्स से कि हमने करंट की डायरेक्शन इनवर्ड मान ली। ठीक। तो यहाँ पे टोटल इनवर्ड करंट क्या होगा? 5 है, 10 है, और ये आई है। राइट। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट विच इज 2। तो यहाँ से जो आपकी आई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? देखो 15 प्लस आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू माइनस 13 एम्पियर। राइट। अब बताओ करंट नेगेटिव हो सकता है क्या? करंट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आपने करंट की कोई सी डायरेक्शन अज्यूम की कभी, राइट, एंड करंट की डायरेक्शन अज्यूम करने के बाद आपकी करंट की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, राइट, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है करंट की वो गलत ली है। आपका असली में करंट किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आपका जो डायग्राम है वो उसमें करंट जो है कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो कि बाहर जा रहा है। राइट। ये हटा देता हूं मैं। करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन आपका यही शो करता है कि आपने डायरेक्शन गलत ली है, और माइनस की जगह आप उसको प्लस करके बता दें कि आई की वैल्यू 13 एम्पियर है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? तो आप कुछ भी करंट की डायरेक्शन ले लें, छोटे सर्किट्स में तो लेना आसान होता है। राइट। आपको समझ आ जाता है कि भाई इतना इनकमिंग है, इतना आउटगोइंग है। लेकिन जो बड़े सर्किट्स होते हैं, आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी करंट की डायरेक्शन अज्यूम करने से पहले डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप करंट की डायरेक्शन अज्यूम करें, आंसर नेगेटिव आया तो उसको रिवर्स कर दें, बस इतनी सी बात है। और पॉजिटिव आया तो मतलब जो लिया वो सही है। क्लियर है ना भाई? तो किरचॉफ जंक्शन रूल आज समझ आया। देखो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं जो कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले करके रखेंगे या कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो ये क्वेश्चन ले लो, होमवर्क क्वेश्चन कमेंट कर देना, अगर सॉल्व कर लो जल्दी से तो स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क यहाँ पे करके बता देना। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है। राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं किरचॉफ जंक्शन रूल और ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। एंड किरचॉफ लॉ पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलो एक ये वाला भी होमवर्क ले लो। 3 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर क्यों जा रहे हो? अरे भाई क्लास खत्म हो गई। ठीक है। चलिए, जाना तो पड़ेगा लेकिन हम वापस आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो एंड आके मुझे बताना कि आपने एग्जाम कैसा दिया है। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से लिखो, टेंशन फ्री रहो, सो जाना रात में, बस जितनी तैयारी होनी थी हो गई। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ गुड मूड, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। राइट। एंड फिर से देखते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय। होमवर्क क्वेश्चंस कर लेना, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है। चलो बाय, चलते हैं, आज की क्लास में एंड करता हूँ। ओके, टेक केयर। निराशा है, मायूसी,
लड़ लूंगा, बेबसी से ना डरूंगा, बेचैनी से ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।